ठीक, तो ओवरलैपिंग वाला हम लोगों का हो चुका था ना। आज ये पढ़ना है, कहे खड़े हो गए, बैठ जाओ। ओवरलैपिंग तक हो चुका था, आज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ठीक ना। तो बड़े ध्यान से इसको हाइब्रिडाइजेशन वाले को समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की मदद से देखो हम लोग किसी भी कंपाउंड का शेप बता सकते हैं, उसकी ये जियोमेट्री को बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक ना। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, अगर इस बात को समझे तो देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, केमिस्ट्री से बाहर है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन तुमको बायो में भी पढ़ना होगा, तो दोनों चीज़ें ना, यहाँ वाला हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ वाला हाइब्रिडाइजेशन, दोनों चीज़ें लगभग सेम हैं। लगभग सेम कैसे, देखो वहाँ पे क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में, बायो में, कि दो कैरेक्टर हम लोग लेंगे जिनका क्रॉस कराएंगे, और जो हमारे पास ब्रीड आएगा उसके पास दोनों के कैरेक्टर होंगे। कुछ इसी टाइप का होता है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करना है कि दो ऑर्बिटल होंगे, दोनों आपस में मिक्सअप होंगे और एक नया ऑर्बिटल को जन्म देंगे, यानी कि एक नया ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी सेम होगी उन्हीं पिछले वालों की तरह से, उनका नंबर भी, उस ऑर्बिटल का नंबर भी पिछले वालों के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें सेम होंगी। तो देखना क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई इंसान है, एक कोई इंसान है जिसका नाम है रवि। क्या नाम है? रवि टंडन, ठीक है ना। अब अगर मान लो इसकी शादी किसी लड़की से हो जाती है, लड़की से ही होगी शादी होगी तो, ठीक है। अगर इसकी शादी किसी लड़की से होती है और उस लड़की का नाम है वीना टंडन। क्या नाम है? वीना टंडन। तो इनका जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? रवीना टंडन। क्या कहलाएगा? रवीना टंडन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाइब्रिड का यही मतलब है, ठीक है। हाइब्रिड का क्या मतलब है कि अगर कोई रवि टंडन है, अगर कोई रवि टंडन है और अगर कोई वीना टंडन है, ठीक है, इनका जब भी क्रॉस होगा तो जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? रवीना टंडन। देखो हो गया है रवीना टंडन, ठीक है। क्या हो कहलाएगा? रवीना टंडन, ठीक ना। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो बस यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, और कुछ नहीं, ठीक ना। यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखो फटाफट से, लिखो when a different orbital having same energy or slightly different energy are mixed together and form a new orbital in same number सेम एनर्जी, कॉमा देके लिखना सेम नंबर के बाद, सेम एनर्जी, फिर कॉमा देके लिखना सेम शेप। क्या क्या बोल दिए यार? हाँ ठीक। फिर उसके बाद लिखो सेम साइज are known as hybrid orbital, and the process is called as hybridization, देखो एनसीईआरटी जो तुम्हारी एनसीईआरटी में बात बताया गया है वही चीज़ तुमको पढ़ाया जा रहा है। मैं अलग कैसे पढ़ा सकता हूँ? तुम ही सोचो ना। मैं हाइब्रिडाइजेशन जो बताया उससे अलग अगर एनसीईआरटी में बता रहा है तो इसका मतलब है कि या तो मैं गलत बता रहा हूँ या तो एनसीईआरटी गलत बता रही है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, तो अलग कैसे बता सकते हैं भाई? ठीक, हाँ, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। ये बात है कि तुम्हारी एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो हो सकता है कि टफ हो, तुम्हें समझ में ना आए। जैसे अभी देखो ओवरलैपिंग वाला तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने पढ़ के बताया ना कि जो चीज़ मैं बता रहा था वही चीज़ वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ के मैंने समझाया।
तो उसकी लैंग्वेज हो सकता है ना समझ में आए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी में कुछ भी अलग दिया हुआ है। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन मिक्स एंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, can mix and form hybrid orbital. Can mix and form hybrid orbital. ठीक है, अब देखो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुम्हारा साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी मैंने देखा, देखो उसमें जो बातें मैं बताया सिर्फ उतना ही लिखा हुआ होगा। देखो जरा ध्यान से, साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहा है कहीं? दिख रहा है ना? तो उसमें देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंबाइन, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना, वही मैंने तुमको डिफिनीशन में ही लिखवा दिया, सेम नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो उसमें एनर्जी का लिखा होगा, वो भी मैं तुमको डिफिनीशन में लिखवा दिया, सेम एनर्जी। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? ठीक है ना, तो हर चीज़ तो वो है जो एनसीईआरटी में बता रहा है ना, वो सब लिखवा दे रहा हूँ। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, बस एनसीईआरटी को पढ़ते जाना जो लाइन, इसीलिए बोला हूँ ना कि एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, नहीं समझ में आएगी। और ये तो केमिस्ट्री है, कुछ भी नहीं। फिजिक्स का पढ़ो तो और मज़ा आएगा, ज़िंदगी समझ जाएगी। एकदम ही नहीं समझ में आता है फिजिक्स। देखे, ज़िंदगी संवरने की बात ही गाना बज गया। तुम ऐसा टोन क्यों रखे हो अपने मोबाइल का? टोन एकदम से वो बजता है, तो हम अपना मोबाइल कभी साइलेंट से हटाते नहीं हैं। हमको अगर टोन बज जाए तो बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्यों, हमको नहीं अच्छा लगता है कि बीच में बैठे ना कहीं टोन बज जाए। इतना मैसेज आता रहता है ना कि वो अगर मोबाइल इसे रख दो टूम, फिर उधर से ध्यान रख, फिर टूम, लगता है इसे बुला रही है भैया, आओ आओ। ऐसे अगर वहाँ मोबाइल रख दिए तो लगता है इसे बुला रही है, मैसेज दे देगी, आओ, कहाँ भूल गए क्या? तब देखते हैं उसको दया आता है, अरे बेचारी अकेले पड़ी हुई है, चलो आओ साथ में, चलो उठा के ले आया, थोड़ा सा चला लिए, बस थोड़ा सा चलाए तो फिर हो गया, रात भर निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन नॉन हाइब्रिड। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो ड्यू टू मोर डायरेक्शनल नेचर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये मोर डायरेक्शनल होंगे, जिसकी वजह से ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर एक अगला पॉइंट लिखो, इन मॉलिक्यूल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज इटसेल्फ at maximum distance where the repulsion is minimum. Next point, hybrid orbital forms strong bond then non-hybrid. लिख लिया क्या? लिख लिया ना? अब हाइब्रिड पता करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? कोई भी कन्फ्यूजन इतने पॉइंट में जो भी तुमने शुरू से अभी तक लिखा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक ना?
बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में तुमको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने का, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर शुरू में बता दिया तो फिर खाली ट्रिक याद रहेगा, मेन कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहेगा, ऐसा होता है। तो देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। हम हाइब्रिड निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम लोग कैलकुलेट करें। किसको कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यानी कोई भी कंपाउंड अगर हमको दिया गया तो हमको क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेट करना है किसको? कि उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितना है, उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर कितना है, और लोन पेयर कितना है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा। ऐसे ही लिखो, लोन पेयर क्या होता है। जैसे देखो अभी जब क्लास में आए होगे तो बोर्ड पे NH3 का स्ट्रक्चर बना हुआ देखे होगे ना। लोन पेयर का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। समझना, जैसे मान लो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने? 5 होते हैं ना। फिर हिला दिए, गुड़वा तोड़ेंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब 3 ठो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 ठो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में चला गया, तो बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। अरे भाई 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ठो चला गया तो 2 ही ना बचा। गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? इतना भी कमज़ोर नहीं था मेरा मैथ, ठीक ना। ऐसा बना हुआ था, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। इनका कोई खास यूज इस समय नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इसी को क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। हमेशा पेयर में होंगे तभी बोला, ही नहीं कि एक कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और हम लोन पेयर बोल दिए। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, वैसा नहीं होता है। दिक्कत बहुत, क्या दिक्कत है? कर दिया जाए। वैसा इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि नाइट्रोजन ना कभी कभी सिर्फ 4 बांड बनाता है, ठीक है। कभी कभी 4 बांड बनाता है, 5 तो एकदम कभी नहीं बनाएगा। 5 कभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये सब तुमको p ब्लॉक वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन तुम्हारे क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में 12th में। तुम्हारे क्लास में p ब्लॉक में खाली 2 ही ठो पढ़ाया गया है, 13वां ग्रुप 14वां ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो यही है लोन पेयर, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो हम लोग वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका? वाटर का। वाटर का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? H2O। यही होता है ना फार्मूला, गलत तो नहीं लिखा, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो ऐसा बनेगा, O और इसके साथ जुड़े हुए 2 ठो H, ऐसे ये बेंट शेप में होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, 6 होते हैं। 2 उसको चाहिए होता है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। 6 इलेक्ट्रॉन थे ना ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर बॉन्ड बनाने में चले गए कि नहीं चले गए? शेयरिंग में चले गए ना। बचा कितना? 4 ठो बचा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग समझ लें यहाँ बचा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, तो इसके पास देखो कितने लोन पेयर बचे? 2 लोन पेयर। पेयर है ना, तो हमेशा पेयर में लेके चलना। एक लोन पेयर यहाँ बचा और एक लोन पेयर यहाँ बचा। बचा कि नहीं बचा? बचा ना। अब समझ में आया क्या होता है लोन पेयर। तो किसी भी कंपाउंड में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा कि उस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को अगर हम लोग जोड़ दें, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम लोग अगर जोड़ दें तो क्या क्या हो सकता है? देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना बच्चा लोग। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को अगर हम लोग जोड़ें तो हो सकता है ये भी एक हो, ये भी एक हो, दोनों की गिनती कितनी आ जाए? 2 आ जाए। कितनी आ जाए? 2, ठीक है। कितनी आ जाए? 2। वैसे ये एक होगा तो ये एक नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि 2 हो जाए, ठीक है ना। या हो सकता है कि इन दोनों को जोड़ें और 3 हो जाए। कितना हो जाए? 3। या हो सकता है कि 4 हो जाए, या हो सकता है कि 5 हो जाए, या हो सकता है कि 6 हो जाए, या हो सकता है 7 हो जाए, या हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, 7 तक ही होगा सिर्फ, ठीक है ना। या हो सकता है कि 7 हो जाए, बस इतना ही होगा, ठीक है। इन्हीं के जोश में आगे बढ़े गए, एकदम औकात में रख के काम करना है, ठीक। तो ये औकात से बाहर जा रहे थे अब हम लोग। तो ये 7 तक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है।
अगर जोड़ने पे 2 आए, क्या आए, 2 आए, एकदम समझ में आ रही है ना बात, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने पे क्या है, 2, क्या है 2, नहीं 1 नहीं आएगा, क्या है 2। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने पे 2 आए तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्या होगा sp, क्या होगा sp। अगर जोड़ने पे 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्या होगा sp2। अगर जोड़ने पे 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर जोड़ने पे 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा गधा sp3d। अगर जोड़ने पे 6 आ जाए तो sp3d2। और 7 आ जाए तो sp3d3, ठीक है ना। p वाले ऑर्बिटल में, p वाले के सबसेल के पास खाली 3 ही ठो ऑर्बिटल होते हैं ना, तो sp4 कहाँ से होगा। देखो sp लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो क्या है, sp लिखा हुआ है यानी कि एक s वाला ऑर्बिटल, एक s वाला ऑर्बिटल और एक p वाला ऑर्बिटल, ये दोनों कंबाइन हुए हैं, ये दोनों कंबाइन हुए हैं और क्या बनाया है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बनाया है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैसे ही sp2 है, अगर sp2 है यानी एक यस वाला है और 2 ठो p वाले हैं, 2 ठो कौन वाले हैं, p वाले, यानी एक यस और 2 ठो p। फिर उसके बाद sp3 है यानी कि एक यस है और 3 ठो p है, कितना p है, 3 ठो, और p के पास खाली 3 ही ठो ऑर्बिटल ही होते हैं, 3 से ज़्यादा होते ही नहीं है, तो देगा कहाँ से बेचारा, भीख थोड़ी मांगेगा तुम्हारे पा करके, तुम कौन हो उसके, क्या लगते हो, कुछ नहीं मांगेगा भीख, ठीक है। sp3 अगर अब वहीं अगर ज़्यादा करना हुआ तो s वाला अपना 1 करेंगे, देखो ना s वाला कब से 1 करते आ रहा है तो उसको नहीं बोल रहे हो, p वाला 3 ठो कर दिया तो उसको बोलने लगे, यही सब ठीक नहीं लगता है तुम लोगों का, उसको भी नहीं ठीक लग रहा होगा कि हम अपना 3 ठो दे दिए लेकिन उसके बावजूद भी। तो देखो यहाँ s वाला 1 को किया, p वाला 3 ठो कर दिया कि ले लो तुम हमारा कुल ले लो, अब क्या करोगे, d वाला कहा तुम हमारा भी लो, कैसे नहीं लोगे, sp3d हो गया, क्या हो गया, sp3d, हुआ कि नहीं हुआ। मन नहीं मान रहा है तुम्हारा, तुम कहे नहीं भी और चाहिए, तो s भी दिया, p अपना कुल दे ही चुका है और d वाला 2 ठो दे देता है, कितना दिया, d वाला अपना 2 ठो दे दिया ना, तो sp3d2, क्या हो गया, sp3d2। तो ऐसे ही हाइब्रिड को हम लोग हाइब्रिड, तो ये ऐसे लिख लो पूरा फटाफट से, वीडियो वाले खटाक से एकदम स्क्रीनशॉट लेंगे से वॉल्यूम कम करने वाला और पावर बटन दबाते हैं तो खर्च से आवाज़ आती है, तो उसका मतलब स्क्रीनशॉट आ गया। देखो अब हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड को हम कैलकुलेट करेंगे और लोन पेयर को। सिग्मा बॉन्ड पता कैसे करेंगे, किसी एटम में कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो लिखो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एटम। मतलब इसका क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जितने साइड एटम होंगे, जैसे देखो जो भी कंपाउंड बनता है ना उसमें एक सेंट्रल एटम होता है और एक साइड एटम होता है, ठीक, एक सेंट्रल एटम और एक साइड एटम। जैसे कि हमने अभी NH3 का एग्जांपल लिया था, किसका, NH3 का, NH3 का, तो इसमें जो ये N है वही सेंट्रल एटम है, वही क्या है, सेंट्रल एटम। अब इसी से बाकी सारे जुड़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे H2SO4, H2SO4, इसमें ये जो S है वही सेंट्रल एटम है, यानी कि सेंट्रल एटम हम लोग उसे बोलेंगे जिससे सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, जिससे सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। जैसे अगर यहाँ पर सवाल किया जा सकता है कि हमने O को क्यों नहीं बोला, हमने O को क्यों नहीं बोला, क्योंकि O से सारे एटम नहीं जुड़े हुए हैं, O से सारे एटम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक यस है जिस यस से सारे एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसे सेंट्रल एटम। तो एक होता है सेंट्रल एटम और एक होता है साइड एटम। तो किसी भी कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है वो हमें कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ साइड एटम से, नंबर ऑफ साइड एटम से, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितने साइड एटम है उतना ही सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे अब देखो यहाँ अमोनिया में, अमोनिया की हम लोग बात किए थे NH3, ठीक है, ये NH3 है, यहाँ पर साइड एटम कितने दिख रहे हैं, 3 ठो, साइड एटम 3 ठो दिख रहा है ना, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3 ठो, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3 ठो। बना करके भी अगर हम लोग देख लें तो देखो NH3 यही तो है, NH3 यही है ना,
अब देखो सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, 3 ही तो दिख रहे हैं ना, ठीक ना। तो यही हम लोग पता करने का तरीका है कि अगर किसी भी कंपाउंड में तुम्हें साइड एटम सिग्मा बॉन्ड पता करना है तो कैसे पता करोगे, वहाँ पर साइड एटम कितने हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब लिखो लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। कोई जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने लोन पेयर हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ओह अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये कर लो। हालांकि लोन पेयर तुम ऐसे देख के समझ जाओगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम बस ऐसे लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो वीडियो देखने के बाद कहते हैं ये नहीं बताया आपने। हाँ क्या ही बोलेगा वो। एक कॉलम में लिखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखो लड़का। दूसरे में लिखो जियोमेट्री, लिखे कि नहीं, क्या चीज़। अच्छा अच्छा, ओ और साइड में ऐसे बना करके छोड़ दो, वहाँ पता चल जाएगा तुमको क्या लिखना है। ऐसा ही लिख लिए ना, मज़ा लेके छोड़ देते हैं हर बात में। तुम्हारा मज़ेदार होना तुम, इसीलिए तो ये लिख लिए ना। अब यहाँ पे लिखो SP, क्या लिखो, गुड। SP का मतलब क्या है, कितना होगा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने पे 2 होगा, कितना होगा 2, ठीक है। इसकी जियोमेट्री कैसी होगी, तो लिखो लीनियर, लिखो लीनियर जियोमेट्री। इसका शेप ऐसा होता है, वन 180 लीनियर बना तो दिए, यही है। यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा, ये साइड एटम। लीनियर का मतलब क्या है, या कोई भी हम जो शेप बोलेंगे ना उसका मतलब क्या है, वो मैं तुमको यहाँ बना के दिखाऊंगा, ठीक है, हर शेप को। ये लिख लिया। अगला लिखो sp2, लिखो sp2। ये sp2 कब होता है, जब 3 आता है जोड़ने पे, कितना आता है, ठीक है। इसके लिए लिखो जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर लिखा क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ लिया जाएगा। ट्राइगोनल प्लानर का देखो क्या मतलब है, ठीक, ये है ट्राइगोनल प्लानर। अब ज़रा ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल शेप का नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का, ठीक दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है फिर भी यस सर बोलना, हाँ गुड, बना लो इसे। इसमें जो एक एंगल होता है, यानी बॉन्ड, 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 का। कितना होगा, 120 का। जैसे वहाँ पर लीनियर में 2 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 180, कितना है 180। वैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 120। हाँ, तीनों 120 के होंगे, तभी तो मिनिमम रिपल्सन फेस कर पाएंगे। नहीं मान लो यहाँ 120 हुआ, यहाँ 90 हो गया, तो कहेगा नहीं, कहे हमारी तरफ ज़्यादा खुश के हो, उधर चलो। किसी का अगर खेत ज़्यादा जोत लो तो तुरंत मारपीट करने आ जाते हैं लाठी लेके। अब अगला देखें, अगला क्या है, sp3। क्या है, sp3 का मतलब क्या हुआ, जोड़ने पे कितना आ रहा होगा,
4, कितना आ रहा होगा 4, 3 ठो पी के 1 खो एस का 4। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप बना लो। ऐसा होता है। यही है, बना लो टेट्राहेड्रल। 109 डिग्री का एंगल रहता है यहाँ पे दो बॉन्ड के बीच में। ठीक है, ये थोड़ा 3D इमेज है, हम बना करके बता दे रहे हैं कैसा होता है। पेन दो अपना, चाटो। हाँ, समुद्र पे जो बांध वांध बनता है देखे हो कभी? समुद्र देखे ही नहीं तो बांध कहाँ से देखोगे? अच्छा, बांध नहीं देखे। देखो, जो ये समुद्र पे जब ये रख लो, ठीक है। खाते पीते भी हो क्या? इतना भूख लग जाता है, टिफिन लेके आया करो। देखो, टेट्राहेड्रल शेप का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे जो समुद्र पे ये बहुत स्टेबल शेप होता है, याद रखना, बहुत स्टेबल शेप होता है, ठीक है। और जो समुद्र पे बांध बनता है ना, वो इसी टाइप के पत्थर होते हैं, टेट्राहेड्रल टाइप के पत्थर होते हैं, उन्हीं का बनता है बांध। और इतना मजबूत होता है कि लहरें आती हैं, टकराती हैं और वो टूटता नहीं है, पूरे फोर्स को इक्वलाइज कर देता है, ठीक है। अगर ईटा की दीवार बना देंगे ना वहाँ बांध के तौर पे, आएगा समुद्र का लहर मारेगा, उधर आ जाएगा दीवार है, इतना तगड़ा होता है लहर। और तुम इसे किनारे समुद्र के किनारे चुपचाप खाली बैठ जाओ ना, लहर आएगी तुमको उठा के वापस ले जाएगी समुद्र में। यहाँ क्यों बैठो, चलो अंदर। और फिर उसका मन करेगा छोड़ देगी, जाओ तुम बेकार आदमी हो, बाहर। तो तुमको कुछ करना है, तुमको जाके सिर्फ किनारे पे बैठ जाना है, लहर खुद आएगी। सम्मान देखो कितना करती है, खुद आती है लेके जाती है, चलो ठीक है। तो ऐसा, हाँ, पानी मीठा भी पिलाएगी, खारा पानी, ठीक है। तो देखो ये कैसा शेप होता है टेट्राहेड्रल वाला, ये कुछ ऐसा शेप होता है। ये बनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। यही शेप होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, यही वाला, ठीक है। नीचे से दो ट्रायंगल टाइप दिखते हैं, खो ऊपर रहता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसको तुम कहीं से भी देखोगे ना तो ये टेट्राहेड्रल ही दिखेगा। ऐसे अभी नहीं दिख रहा है हमारे हाथ में, थोड़ा सा ऐसे मतलब, हाँ, स्टेबल नहीं हूँ मैं, ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गई है, ठीक। तो इसको कहीं से भी देखोगे ये टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, इसको कहीं से भी देखोगे ये कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, ठीक है। और इसमें एक बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, यानी इसके बीच का भी 109 डिग्री, इसके बीच का भी 109 डिग्री, इन दोनों के बीच का भी 109, इधर भी 109, ये भी 109, सब 109, ठीक है। तो ये ले लो अपना। अब नेक्स्ट लिखो sp3d, अगला लिख लो sp3d। sp3d यानी कि 5 आया होगा, कितना आया होगा, 5। इसके लिए लिखो जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या लिखोगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लिख लो रे, बाई पिरामिडल। इसका शेप यहाँ बना देना, ठीक ना। हाँ हाँ, तुम सही है बोलते हो, बाद में हमसे कह देना कि काहे मजाक उड़ाते हैं, हम उड़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये देखो ट्राइगोनल है, हंसो मत रे, ये ट्राइगोनल है कि नहीं है ना। अब इसी में बाई पिरामिडल, यानी कि यहाँ से भी एक बॉन्ड होगा और यहाँ नीचे से भी एक बॉन्ड होगा। अभी टेट्राहेड्रल ही नहीं बना पाए ना। इसमें देखो जो ये खड़े से दो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये खड़े दो बॉन्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, जो इसको बाई पिरामिडल शेप दे रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, एक्सियल बॉन्ड। क्या कहलाएंगे, एक्सियल बॉन्ड। हाँ, नहीं ऐसे एक ही में ऐसे, अब एक पेज दो तब ना बताएं। और ये वाले बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे,
इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड ना क्या है तुमको देखो, एक को पेपर लेना, ठीक है, क्या लोगे पेपर, उस पर एक को ट्रायंगल बनाना, क्या बनाओगे ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का जहाँ पे ये होगा ना सेंटर वाला एकदम पार्ट, वहाँ से एक को पेन को आर पार करा देना, क्या करा दोगे आर पार, ठीक ना। अब उसके बाद ध्यान से उसको देखना, वही शेप है ये, देखो ये ऊपर वाला लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, न लई का लोग मिटार दूँ, sp3d2 लिखो, अब लिखो sp3d2। sp3d2 कब होता है, जब कितना आ जाए नंबर 6, कितना 6, 3 2 5 1 6। इसका शेप जियोमेट्री लिखो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, नहीं नहीं यही भ्रम है तुम्हारा। ऑक्टाहेड्रल या इसी को बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल। भुलवा दिए ना पिरामिडल का भी एक की उसके चक्कर में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं। इसका शेप देखो ऐसा होता है, ज्योति समझ में आ रहा है ना, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो। फेवरेट हो गया है ना, अच्छा हुआ वो लड़का है, बना लो ऐसे। ऐसे बना लो, अच्छा वो कर दिए क्या, इसीलिए बोला था हम बना ले तब बनाना, तो इतना समझ जाना चाहिए ना अपने से। अब बनाओ, अब हम क्या करें, तुम्हारी गलती है, हम तो कर सकते थे, बनाया ही नहीं था ना तुम। पता है कभी कभी क्या होता था, हमारे सर जैसे पढ़ाते थे, बोले कि लिखो बच्चा वेन, अरे नहीं नहीं वेन मत लिखो, अब इतने सारे अब इतने पे सारे लड़के ओ सर, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो वेन बोले नहीं कि वो लिख ही लिए है। अगला सवाल आपके लिए 7 करोड़ रुपए का, sp3d3 यही बोला लिखना है, लिखो sp3d3, हाँ sp3d3 7 ठो होते हैं, इसीलिए बोला था मैं, ठीक है। सवाल ये था कि इसका जियोमेट्री क्या होगा, गलत बताएं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल लिखो, देख के भी सही नहीं, देख के भी नहीं बता पाया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हम भी यही सोच रहे हैं, कभी 10 हो जाए तब न दें, से 2-2 रुपया देने में थोड़ा गिल्टी फील होता है, क्या ही दे 2 रुपया। लगे गैलरी से देखने, गैलरी यही है। अरे जो बढ़िया लग रहा है उसको मत बनाओ भाई, जो है वो बनाओ, ये बढ़िया लग रहा है इसको बनाएंगे, इसको बनाओ, यही है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये लिखे कि नहीं लिखे, इसके बाद अब आगे कल बताएंगे ना, ठीक है। ध्यान रखना कि इतना ही चीज़ तुमको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना है,
कल हम इसका पूरा समरी देंगे और तुमको इस पर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा, ठीक ना। अब देखो क्या क्या है, कुछ कंडीशन भी अभी इसमें है, बाकी कुछ कंडीशन इसमें बाकी हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन को अब हमको डिटेल में पढ़ना है। अभी हमने पूरा थ्रू आउट व्यू देख लिया, क्या क्या हमने देखा, ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये हमने जान लिया, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन हमने जान ली, उसके साइलेंट फीचर हमने जान लिए। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने और पढ़ा, और ये पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन पता कैसे करते हैं कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक गिनती याद रखनी है, 2 से लेकर के 7 तक, ठीक है ना। अगर 2 हुआ तो sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, 5 हुआ तो sp3d, 6 हुआ तो sp3d2 और 7 हुआ तो sp3d3, ठीक है। ये इतना पूरा याद रखना है। फिर उसके बाद हर हाइब्रिडाइजेशन के केस में कौन कौन सी जियोमेट्री होगी ये हमने देख लिया ना, कौन कौन सी जियोमेट्री होगी। याद रखो मेरी बात, अभी भी हम लोग शेप की चर्चा नहीं किए हैं कि कंपाउंड का शेप कैसा होगा, ठीक है ना। अभी तो हमने सिर्फ 7 जियोमेट्री पढ़ लिया है, ठीक। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि कौन से कंपाउंड किस शेप का होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ कंपाउंड होंगे जो उसी शेप के होंगे जैसी इनकी जियोमेट्री है, ठीक है, उसी शेप के होंगे जैसी इनकी जियोमेट्री है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो अपनी जियोमेट्री उनकी कुछ और होगी और शेप कुछ और होगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कल, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वासुदेव क्लासेस, ठीक है। तो वीडियो देखने वाले वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहेंगे। तुम लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। और जितना आज पढ़ाया है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, एनसीईआरटी से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ करके आना, ठीक ना। आयुष चौबे पटक देंगे, तुम्हारा मोबाइल फूट जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने वाले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।